Record. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, आज हम अक्टूबर नंबर 23 का ये पेपर करें IGCSE वेरिएंट 4 2 का ना। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। टेबल 1.1 गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम ऑफ द सम एटम्स एंड A to G। ठीक है। अब वो बोले कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट A to G, each letter may be used once, more than once, or not at all. From state which of the atom signs or A to G could be a noble gas। नोबल गैस क्या है कि जिसका आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट पूरा हो। तो ऑक्टेट सिर्फ यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ एक के हैं, बी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेरा क्या है? नोबल गैस है, यानी ये फर्दर जो है वो बॉन्डिंग नहीं करता। तो उसके बाद बोल रहा है कि विद एन एटम विद एन एलिमेंट इन ग्रुप 6। ग्रुप 6 का क्या मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? एफ के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। ये एफ हो गया। सिक्स का मतलब, ग्रुप नंबर 6 का मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। तो ग्रुप नंबर ही मेरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद है कि एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 14। ये किसका एटॉमिक नंबर 14 है? अब सही। एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर ना। और वो कोई भी अगर एटम होता है ना, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है। तो 14 देख लो किसका है ना। यहाँ पे इसके पास कितने हैं? 7, इसके पास 10, इसके पास 12, इसके पास 14। तो डी के पास 14 है ना। तो डी मेरा आंसर होगा सही। क्योंकि एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो जितने यहाँ पे प्रोटॉन है उतने ही सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉन है इतनी प्रोटॉन भी होंगे। फिर बोला है कि एटम फ्रॉम द सेम ग्रुप का मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस यानी आखिरी ग्रुप में आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ई और ए दोनों के वैलेंस शेल में 5 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, फिफ्थ ग्रुप के हैं। सही। ये एंड डी। उसके बाद बोल रहा है कि भाई हेलोजन एटम। हेलोजन मीन्स एटम फ्रॉम ग्रुप 7, यानी कि जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो कौन सा है? जी। जी में कितने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 2 को मेटल्स होते हैं। तो वो अच्छे तरीके से जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा सी, क्योंकि सी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये ग्रुप 2 का है। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से क्या है? जी क्या है? वो बोला है कि a stable ion ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट। ग्रुप 5 का स्टेबल आयन कौन सा होगा? एक सेकंड। अच्छा देखो, अब इसका ना तो मतलब क्या है? ग्रुप 5 के स्टेबल आयन का क्या मतलब है? देखो, अगर आपने मेरी वीडियो से या फिर अगर आपने मुझसे पढ़ा है, तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि जो मेटल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है। अब 1 2 3 जो ये ग्रुप वाले हैं, ये लूज कर देते हैं नॉर्मली। और 5 6 7 वाले वो गेन करते हैं। अब अगर 5 वाला गेन करेगा ना तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 वाला गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो अगर ये स्टेबल आयन बनना है ना ग्रुप 5 ये वाले ने, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हो जाएगा? इसमें एट एट 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सही। तो जो ग्रुप 5 में होगा ना, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो वो 3 गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 गेन करेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ये स्टेबल आयन कहलाता है। जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 2 और 5 जो है इसकी कन्फिग्रेशन होती है, तो ये 3 गेन करके 2 और 8 हो जाता है, ठीक है। 3 और गेन करता है तो ये n-3 हो जाता है। तो जिसकी कन्फिग्रेशन 2 और 8 होगी वो मेरा ग्रुप 5 का स्टेबल आयन होगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, वो है बी। बी की कन्फिग्रेशन क्या है, 2 और 8। बी की कन्फिग्रेशन थी क्या, 2 और 5। उसने 3 गेन कर लिए तो क्या हो गया, 2 और 8 हो गया, ठीक है, यानी बी। उसके बाद बोल रहा है कि एन एटम दैट फॉर्म्स एन आयन विद अ -2 चार्ज। -2 चार्ज का मतलब जो, जहाँ पे जैसे 5 था 3 गेन कर रहा था, जो 6 होगा वो 2 गेन करेगा ना, 2 गेन करके वो 8 हो जाएगा। तो क्या आएगा, -2 चार्ज आएगा जिसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 किसके पास है, एफ के पास। एफ के पास से 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल। इसका आंसर क्या हो गया, एफ। सही। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास क्वेश्चन है, कोबाल्ट एंड कॉपर आर ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर हैज द टू नेचुरली occurring isotope 63 and 65. Cobalt has only one naturally occurring isotope 59. Cobalt. Complete the table 2.1। बस इनके वही बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बाद जो आपको प्रोडक्ट टेबल से तो देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सीधा वो लिख रहा हूँ। देखो प्रोडक्ट टेबल से आप देखोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। कोबाल्ट के पास होते हैं 7 और कॉपर के पास होते हैं 29 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ से हम सब चीज़ें कर लेंगे, वो फाइंड आउट। ये मैंने कहाँ से देखा है डाटा, सॉरी प्रोडक्ट टेबल से मैंने तो देखा है। ये कोबाल्ट का प्रोटॉन नंबर क्या है, वो 27 है, सही है। और कॉपर का कितना है, 29 है। अब सिर्फ मुझे यही दोनों वो चीज़ें चाहिए, बाकी चीज़ें तो मैं इन दोनों से फाइंड आउट कर लूंगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे, 59 क्या होता है, वो मास नंबर। ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसको अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो आ रहे 32, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो अगर आपका एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अभी मैंने आपको बताया कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये एटम ही है, क्योंकि चार्ज तो आ नहीं रहा, चार्ज 0 का है, तो इसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सेकेंडली जो Cu2+ है, इसका मास नंबर 65 है, तो 65 माइनस प्रोटॉन नंबर, यानी न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो क्या आएगा आंसर, न्यूट्रॉन आएगा। क्योंकि जो ये है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का काउंट होता है, और ये खाली प्रोटॉन का है। तो अगर मैं 65 को 29 से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे जो आ रहे हैं 29, सॉरी 36। फिर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखूँ तो देखो, प्रोटॉन कितने, 29, और 2+ आ रहे हैं। 2+ का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है। देखो अगर प्रोटॉन का काउंट ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का काउंट तो ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो उसके बाद है टेबल 2.2 shows us some relative abundance of the two naturally occurring isotopes of a copper. Calculate the relative atomic mass of copper to 1 decimal figure। तो वो ये है, आपने क्या करना है, इसका जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके मास से, फिर ऐड कर देना है जिसका दूसरा आइसोटोप है उसकी परसेंटेज को उसके मास से, यानी 65 से। और ये दोनों परसेंटेजेस कंबाइन करके कितनी बन रही है, 100। 70 + 30, 100। तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 63.6। सही है, ये इसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी रिलेटिव एबंडेंस परसेंटेज थी, उसको इसके मास से को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 70 को 30 से, 70 को 63 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकेंडली जो इसका दूसरा आइसोटोप था उसकी एबंडेंस कितनी थी, 30, उसको उसके एमआर से, यानी कि सॉरी वो मास नंबर से, यानी वही एमआर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों जो ये परसेंटेज थी 70 + 30, ये किसकी इक्वल थी, 100 की, तो 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सही, तो मेरे पास यहाँ पे इनका हे आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट सच एज कॉपर एंड कोबाल्ट इज दैट दे आर हार्ड एंड अदर मेटल्स सच एज लिथियम आर सॉफ्ट। ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले वो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो नेचुरली, और ये हार्डर होते हैं, ठीक है।
State transition element. State the two other physical properties of copper and cobalt which are significantly different from lithium. एक तो देखो क्या होता है, ग्रुप वन ग्रुप टू का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंडली इनकी डेंसिटी हाई होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की ना, ग्रुप वन ग्रुप टू की डेंसिटी वो लो होती है, हाई डेंसिटी। ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद वो बोले कि बोथ कॉपर एंड कोबाल्ट कैन फॉर्म कलर कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ बोले, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो जैसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा कॉपर सल्फेट प्लस 7H2। जो 7H2 है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको लिखेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद है स्टेट द कलर इन द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड क्रिस्टल। पिंक, पिंक तो कलर होता है इसका, ठीक है। पिंक क्या होता है, कलर होता है, और फॉर्मूला होता है कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2। सही। ये आपकी ये मेमोराइज करने पर है, ठीक है, कि आपको याद है नहीं। उसके बाद है कि स्टेट द कलर चेंज सीन व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एडेड टू कॉपर टू सल्फेट। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, ठीक है। जो उसका वो कलर है वो ब्लू से क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है। बोले हाउ दिस कलर चेंज कैन बी रिवर्स। हीटिंग कर दोगे, वाटर में अभी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाले ना, अभी ऐड किया है, बाद में हीट कर दोगे, हीट करोगे तो वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाएगा, वापस अपने असली कलर पे आ जाएगा, ठीक है। कलर तो वाटर की वजह से है ना, वाटर जो इसमें ऐड किया है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसने कलर दिया है। सॉरी, वाइट टू ब्लू होगा, ठीक। तो रिवर्स कैसे होगा, आपको हीट कर दोगे, वाटर एवोपरेट हो जाएगा, हीटिंग द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन 3 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ ब्लास्ट फर्नेस, थ्री ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस आर कोक आयरन और एंड लैमस्टोन, नेम द अदर स्टार्टिंग मटेरियल एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस। भाई देखो इन सब का जो सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होता है वो क्या होता है, जो कोक होता है उसका हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हॉट एयर से, ठीक है। तो जब तक हॉट एयर ही हम ऐड नहीं करेंगे तो ये कोक जो कोल है, जो कार्बन है, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, ठीक है। तो एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या है, हॉट एयर जो कि इनको रिएक्ट कराती है, ठीक है। फिर उसके बाद जिससे ऑक्सीजन आती है, फिर उसके बाद है द सोर्स ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस इज Fe2O3। Fe2O3 इज फाउंड इन आयरन और, नेम द मेन ओर ऑफ आयरन विच कंटेन्स Fe2O। हेमेटाइट ओर होती है इसकी, आयरन की ओर को क्या बोलते हैं, हेमेटाइट ओर। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि द आयरन इन Fe2O3 इज रिड्यूस बाय द रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, द अनबैलेंस सिंबल इक्वेशन इज शोन, कंप्लीट द इक्वेशन। अभी तो मेरे ख्याल से आपको ना वो याद ही हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। Fe2 है तो अब यहाँ पे 2 अप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इसको 3 अप्लाई करोगे, टोटल 6 आपके पास ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, या फिर यहाँ पे 3 अप्लाई कर दोगे तो कार्बन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद बोले स्टेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द रिएक्शन टू। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है, देखो अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करते हैं, क्या है हमारे पास Fe2O3 है। देखो एक बात तो आप सबको पता होगी, ये तो मेरे ख्याल से बताने की बिल्कुल भी वो जरूरत नहीं होगी कि जो मेटल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मेटल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नॉन वो मेटल होता है उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +3,
मेटल और ये क्या हो जाएगा, वो -2, सही। तो क्या है, +3 से कहाँ आ रहा है, ये आयरन पे भी +3 चार्ज है और ये एफ ही है, एलिमेंट बन रहा है तो 0 पे आ रहा है, ठीक है। +3 से 0 पे चार्ज आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई एक्सप्लेन हाउ द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शोज दैट द आयरन हैज बीन रिड्यूस। अगर भाई ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स के ऑक्सीड रिडक्शन है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स के ऑक्सीडेशन है, ठीक है। क्या है, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ओ एन यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो ये इंडिकेशन है कि क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है तो ये इंडिकेशन है कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज से होता है। द मेजर इम्प्योरिटी इन द आयरन और इज आयरन सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या है, SiO2। Limestone is added to the blast furnace to remove the impurity. Write the two symbol equation to show how silicon oxide is removed. For each equation, state the type of a chemical reaction that take place. यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए जो एक टोटल इक्वेशन होती है, जो होता है उस वो क्या होती है और किस रिएक्शन कौन सा हो रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर कोई याद होगा वो लाइमस्टोन उसने दिया था ना, जो लाइमस्टोन उसने हमें दिया है यहाँ पे ना, जो लाइमस्टोन उसने हमें दिया है, इस लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं। जो सबसे पहले रिएक्शन होता है ना यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का, इससे CO, सॉरी कॉपर नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन, कोक और ऑक्सीजन का CO2 बनता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वो इस कैल्शियम को कार्बोनेट को डिकम्पोज करती है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर क्या होता है यहाँ पे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड मेरे पास आया, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, SaCl O3, ठीक है। और ये रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सॉरी, एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास का पार्ट डी है, बोला कि आयरन इज converted to steel by mixing it with carbon and other elements. State the term given to the substance which is a mixture of metal and another metal. alloy बोलते हैं। अगर आप किसी मेटल को एक मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ आप उसको मिक्स कर दो तो उसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। वो बोल रहा है कि भाई नेम वन एलिमेंट अदर देन कार्बन मिक्स विद द आयरन टू मेक द स्टेनलेस स्टील। के अदर देन कार्बन कौन सा नोटेबल एलिमेंट इसके साथ ऐड करते हैं, तो निकल या क्रोमियम। सही है, दोनों। वैसे तो दोनों यूज करते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड कार्बन निकल और क्रोमियम भी यूज होता है। सही है। उसने एक बोला था, मैंने यहाँ पे आपको दोनों लिखे। तो उसके बाद बोल रहा है कि प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ स्टील इज इंपॉर्टेंट, स्टेट द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। हाइड्रेट, भाई आयरन ऑक्साइड होता है ना, रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बन जाती है ना लेकिन हाइड्रेटेड होती है, ठीक है। रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, स्टेट द नेम बोल रहे हैं ना, तो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, यानी हाइड्रेटेड Fe2O3 बनता है। सही है। एक्वस नहीं, हाइड्रेटेड, ठीक है। एक्वस का होता है कि वो चीज हमने वाटर में डिसॉल्व करा दी, हाइड्रेटेड का होता है उसमें वाटर क्या आएंगे। स्टील कैन बी coated with the zinc to prevent rusting. This provides both a barrier method and a sacrificial protection. State the term used for coating steel with zinc, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं वैसे, ठीक। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है डिस्क्राइब एन अदर बैरियर मेथड फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग। भाई आप उसको बैरियर मेथड है ना, यानी कि आप उसको, यानी कि जो जो आपके पास हाइड्रेटेड जो वाटर और ऑक्सीजन है वो आयरन तक पेनिट्रेट ना करें स्टील से, तो आप क्या करते हैं, उसकी ये उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, क्रीजिंग कर देते हैं, या प्लास्टिक से कोटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पेंटिंग, आपने पेंट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद वो बोले एक्सप्लेन हाउ जिंक प्रोवाइड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देखो जिंक जो होता है ना वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर
ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करने को आएगा ना, तो पहले जिंक अपनी कुर्बानी दे देगा, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर लेगा, फिर देन आयरन की बारी आएगी, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो फर्स्ट जिंक reacts with ऑक्सीजन, सही। अच्छा देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। वो बोले कि भाई दिस क्वेश्चन इज अबाउट लेड टू क्लोराइड PbCl2। A student prepares a sample of an insoluble lead to chloride by mixing a aqueous solution of two salt in a beaker. Identify the two soluble salt for making lead chloride when mixed together। कौन से दो soluble salt हम इसमें ऐड करेंगे कि वो लेड टू क्लोराइड बना देगा, ठीक है। एक तो नाइट्रेट हमारे पास तो सॉल्युबल होते हैं, और दूसरा है कि कोई भी सॉल्युबल क्लोराइड यूज कर लेंगे, ठीक है। हमें क्या बनाना है, लेड क्लोराइड यूज करना है ना, तो एक ले लेंगे लेड नाइट्रेट, ठीक है, और इसको मिक्स कर देंगे किसके साथ, क्लोराइड के सॉल्ट को। तो सोडियम क्लोराइड सबसे आसान है, सही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, लेड नाइट्रेट है ना, तो PbNO3 प्लस NaCl, तो ये बन जाएगा PbCl2, 2NaCl है, PbCl2 प्लस 2NaNO3, ठीक है। फिर वो बोले राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेड टू क्लोराइड बाय मिक्सिंग द एक्वस सॉल्यूशन, इंक्लूड द स्टेट सिंबल। देखो अब एक याद रखना, लेड क्लोराइड जो है ना इनसॉल्युबल सॉल्ट है, लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तभी इस तरीके से कि प्रिपेयर हो रहा है ना, ठीक है। आपने प्रिपरेशन देख के पता चल रहा होगा, ठीक है। लेड टू क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब इसके लिए ना आपको कोई वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लेड टू क्लोराइड कहाँ बन रहा है, रिएक्ट प्रोडक्ट में बन रहा है। तो आप इसकी आयनिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, लेड टू क्लोराइड सॉलिड, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो इसकी ये प्यूरिटी बनेगी सॉलिड। फिर आप क्या कर रहे हो, अब इसके आइंस कौन कौन से, Pb2 प्लस एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस, बस। ये आपकी इसकी आने की क्वेश्चन हो गई। जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से करना है, नहीं तो फिर अगर आप पूरा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जो आपके पास इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड आ रहा है, सही है, जो सॉलिड स्टेट में, उसके आयंस लिख दो बस, उनके साथ स्टेट सिंबल लिख दो, तो आपकी आने की क्वेश्चन बन जाएगी उसकी। 99% यही इसी टाइप की आती है। List the step that students should take in preparing a pure sample of lead chloride from the mixture in the beaker। 3 मार्क है, 3 स्टेप कोई भी लिख दो, ठीक है। सबसे पहले तो आप फिल्टर करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है अभी एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जिसमें PbCl2 का NaNO3 होगा, और एक आपके पास इन दोनों में से कोई एक एक्सिस में होगा सॉल्ट, ठीक है। तो आप फिल्टर करोगे, फिल्टर द सॉल्यूशन टू गेट PbCl2 सॉलिड, ठीक है। फिल्टर करने के बाद क्या करोगे, अब एवोपरेट तो करना नहीं है, सीधा पीप वॉशिंग कर देंगे, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन थोड़ी है। वॉश द PbCl2 विद डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जरूरी होता है क्योंकि ये डीआईएनएस वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद लेफ्ट इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट कैरीज आउट electrolysis experiment on a molten lead chloride using the apparatus shown। Chlorine gas forms at the anode and escape from the apparatus। Explain why the lead chloride need to be molten before it will conduct electricity। सॉलिड में तो आइंस ही नहीं होता है ना, आइंस होते ही एक्वस और मोल्टन फॉर्म में। आयनिक कंपाउंड डजंट हैव मोबिलाइज आइंस, सॉरी,
या मूविंग आइंस इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हमें मेल्ट करना जरूरी है। फिर उसके बाद बोले राइट द आने की हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा। तो एनोड पे आगे क्या होता है? ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा Cl2। तो यहाँ पे 2Cl आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद बोले स्टेट द टेस्ट फॉर द क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का टेस्ट क्या होता है? आप डैम जो लिटमस पेपर होता है उसको वाइट कर देता है। ठीक है, उसको ब्लीच्ड भी बोलते हैं अक्सर जगह पे, ये भी आपने तो देखा होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि भाई डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व एट द कैथोड। जो आपका Na है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और Na का कलर कौन सा होता है? शाइन, तो ग्रे कलर होता है। ठीक है, शाइनी सॉलिड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और कलर होता है इसका ग्रे। अगर ग्रे कलर याद नहीं है तो शाइनी सॉलिड भी लिख सकते हो, क्योंकि जो Na है सोडियम क्लोराइड है ना, सॉरी लेड क्लोराइड है ना, तो जो वो लेड है, सी, उसका कलर कौन सा होता है? ग्रे सॉलिड। सोडियम का दूसरा कलर होता है। तो यहाँ पर आप शाइनी सॉलिड भी लिख सकते हो। सही, अगर आपको ग्रे कलर याद नहीं है तो, वैसे नॉर्मली स्टूडेंट को कलर याद नहीं होते तो आप शाइनी सॉलिड भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका फ्लैट है ना, वो वहाँ पे जाके कैथोड पे जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Pb+2, और वो Pb सॉलिड में चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड। उसके बाद बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन कैन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। स्टेट द टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसको एंथैल्पी चेंज बोलते हैं ना, ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। उसके बाद बोल रहा है कि टेट्राक्लोरोमीथेन गैस ECl4 रिएक्ट विद स्टीम एज शोन। और क्या बन रहा है? CO2 और HCl बन रहा है। वो बोल रहा है कि भाई द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक है, तो एक बात याद रखना कि हीट का साइन जब हम इक्विलिब्रियम या उसके लिए सॉल्व करेंगे, वो यील्ड के लिए, तो क्या होगा? हीट का साइन प्रोडक्ट साइड पे आएगा, लेकिन वो रेट के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो बोले है कि स्टेट व्हाट हैपेंस इफ एनीथिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CCl4 इज इंक्रीज, एक्सप्लेन योर आंसर। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा ना, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मोर क्राउडेड हो जाएंगे। जब वो मोर क्राउडेड होंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा? फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा। जितने पार्टिकल्स वो करीब करीब आएंगे, उतना ज़्यादा ही कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो यानी पार्टिकल्स करीब करीब आ रहे हैं, तो पार्टिकल्स मोर क्राउडेड हो जाएंगे, करीब करीब हो जाएंगे। यानी तो इससे क्या होगा? करीब करीब आएंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिससे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट लाजमी लिखना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तभी उसने क्या बोला है? एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ एनीथिंग व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अब वो इक्विलिब्रियम बोल रहा है ना, टेम्परेचर पे वो नहीं है। देखो, प्रेशर में सीधा सा रूल है, इक्विलिब्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम जाएगा मोर मोल्स की तरफ। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा इक्विलिब्रियम जाएगा लेस मोल्स ऑफ गैस की तरफ। अब प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? लेस मोल्स ऑफ गैस की तरफ। लेस मोल्स ऑफ गैस कहाँ है मेरे पास? यहाँ पे 1+2, 3 मोल्स है, यहाँ पे 1+4, 5 मोल्स है, तो पीछे की तरफ चल जाएगा। इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। कहाँ चले जाएगा? वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, क्यों मूव करेगा? एस लेफ्ट हैंड साइड हैज fewer moles।
फ्रॉम मोल गैस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि फिगर 5.1 शोज एन इनकम्प्लीट रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इंसर्ट, अब ये है किसका, ये एक्सोथर्मिक का है ना, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी ज्यादा एनर्जी उसने रिलीज करके प्रोडक्ट वो नीचे आ गया। बोल रहा है इंसर्ट द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट, ड्रॉ एन एरो लेवल एंथैल एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज। ठीक है। अब मेरे पास रिएक्शन क्या है, ये CCl4 है, CCl4 ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये मेरे पास CO2 + 4 HCl है। और ये मेरे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी। और ये मेरे पास क्या है, ये एंथैल्पी है जो कि नेगेटिव होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ठीक है। उसके बाद बोले डिफाइन द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। बोले एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन। उसके बाद है स्टेट वन वे इन विच द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज बाय एडिंग कैटलिस्ट, बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो एक ऑल्टरनेट पाथ से जिसकी एक्टिवेशन की कम होगी उससे रिएक्शन करा देगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन टेट्राक्लोरोमीथेन गैस एंड स्टीम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर। अभी मुझे वो बॉन्ड दिए गए। ठीक है। टेबल 5.1 शो सम बॉन्ड एनर्जीज सबकी दी गई है। will I use a bond energy in the table 5.1 and enthalpy value of the reaction to calculate the HCl bond energy using the following steps. Calculate the energy needed to break the bond. बॉन्ड ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, ये बात से पहले भी कई दफा मैं आप लोगों को बात बता चुका हूँ। जो भी लेफ्ट पे होता है ना, ये रिएक्टेंट होता है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। जो भी यहाँ पे होगा ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग में ना आप एनर्जीज देख लो कौन कौन सी है यार, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग में 4 CCl के बॉन्ड है, 1 2 3 4। 4 बॉन्ड किसके हैं, सी, 4 बॉन्ड है CCl के। ठीक है। फिर 2 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है H और OH के, 1 2 3 4, यानी OH के 4 बॉन्ड है। फिर उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो गए, कितने बॉन्ड है, बॉन्ड, अच्छा ये पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है। C डबल बॉन्ड हो के 2 बॉन्ड है और HCl के 4 बॉन्ड है। सही। तो बॉन्ड फॉर्मेशन मेरे पास क्या होगी, सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी मेरे पास, तो ये रहेगी 4 HCl इंटू CCl की कितनी है, 340 प्लस 4 इंटू OH की कितनी है, 460। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 320 kJ/mol। फिर उसके बाद 2CO की कितनी एनर्जी है, 805 +4 AL। इसको मैंने या तो एक्स बोल दो या HCl करके लिख दो। सही। अब ये यहाँ पे दोनों लिख दो। कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, 3220 kJ ना, 610 +4x। जीरो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एंथैल्पी
तो बॉन्ड तो ब्रेकिंग कितनी थी, 3200। बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी थी, 3200 पर मैंने अभी फाइंड आउट करी है, बॉन्ड फॉर्मिंग भी अभी मैंने निकाली है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये एक्स की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अगर वो करूंगा तो और भी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आ रही है 430 जूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से इसको एक बात समझा देता हूँ, देखो जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ना, जो रिएक्टेंट है, वो हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और जो भी राइट पे होगा ना, वो बॉन्ड फॉर्मिंग है हमेशा, तो इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बस जो भी आ जाए, चाहे लेफ्ट से जो भी आ रहा हो बॉन्ड ब्रेकिंग है, राइट पे जो भी आ रहा हो बॉन्ड फॉर्मेशन, आपने इसको देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला को याद रखना, एलपीओ ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, सही। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन 6 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि भाई ये ऑर्गेनिक है, होमोलॉगस सीरीज इज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज members have similar chemical properties gave the two characteristic that are same for all the, जैसे कि जैसे एल्केन है, एक एल्केन से दूसरे एल्केन की कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, एक एल्कीन है उससे अगर दूसरे एल्कीन को कंपेयर करूं तो कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ गया जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला सबका सेम होगा, जैसे एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। फिर उसके अलावा जो चीज होती है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं, ठीक है। दूसरा ये कि सेम फंक्शन पर ग्रुप होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फिर उसके बाद है कि भाई इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टेट हाउ अ वन मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज, के एक से दूसरे को हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बीच में जो कार्बन होते हैं उनसे, जैसे फर्स्ट करो मेरे पास है एक एल्केन है, एक एल्केन को दूसरे एल्केन से किस तरीके से मैं ये डिफरेंशिएट करूंगा ना, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर है C2H6। अब मैं इस C2H6 को मैं बाकियों से, यानी कि C4H10 से कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन ना, यानी CH जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। मैं लिख दूंगा डिफरेंस इन CH ग्रुप, कि CH ग्रुप कितने, ठीक है। बाकी तो सब चीजें सेम है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि ABCR ऑर्गेनिक कंपाउंड, ABC तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ए हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H C12H24। तो आप फॉर्मूला देख के समझ जाओ कि ये एल्कीन है, फॉर्मूला क्या बन रहा है CnH2n, यानी कि जो अगर हाइड्रोजन कार्बन से डबल आ रहे हैं तो वो एल्कीन, तो ये डबल ही आ रहे हैं ना, कार्बन कितने हैं 12, इसके डबल कर दूं यानी 24, तो हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है, तो ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है इसमें। वो बोल रहे हैं बी हैज द नेम टेट्राडिकेन and C has three carbon atoms and is the homologous series with the general formula CnH2n+1 C doublet, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब वो बोल रहे हैं नेम द होमोलॉगस सीरीज विच ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू। देखो सबसे पहले तो मैंने बता दिया है क्या है, सबसे पहला तो एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन। फिर सेकंड बोल रहा है बी हैज द नेम टेट्रा डीकेन, ठीक है, डीकीन नहीं बोल रहा है, डीकेन बोल रहा है। डीकेन यानी 10 कार्बन, यानी डीकेन, डी केन। अब ये जो केन आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये एल्केन है, अगर डिकीन आता, डिकीन आता तो ये एल्कीन होता, इस बात को समझे ना, डिकीन आता तो ये क्या होता, एल्कीन होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिकेन आ रहा है, CANE आ रहा है, तो ये एल्कीन, ठीक है। एल्कीन की आइडेंटिफिकेशन यही होती है ना, हेन आता है एंड में, एल्कीन में हेन आता है। फिर उसके बाद तो COOH लिख दिया, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, सी।
एंड क्या है। अब वो बोला है कि भाई टोटल 3 कार्बन है सी के पास ना। वो बोले कि सी एस 3 कार्बन, बोले सी के पास सिर्फ 3 कार्बन है ना, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला उसने बताया यहाँ पे मुझे, इसी की तरह करते हैं ना, CnH2n+1 C देखो एक तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, एक तो सी यहाँ पे आ गया ना, और फिर 2 सी यहाँ पे आ जाएंगे, तो C2H2 2+1 और C OH, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, C2H5C OH। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोप, सही है। और सारे के सारे कार्बोक्सिलिक में नॉर्मली सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो प्रोपेन हो गया। और कार्बोक्सिलिक को क्या बोलते हैं, हुइक एसिड, ठीक है। और डिस्प्लेट फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, CH3CH2 और फिर ये वाला COOH। तो ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेट फॉर्मूला हो गया, सही। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई amino acid are the homologous series with each where each member has a general structure shown in the figure 6.1. The R site contains carbon and hydrogen only, ठीक है। And amino acid has the relative molecular mass of 103. Reduce the formula of R site chain in this amino acid, show your working। भाई काफी आसान है। अब वो बोले कि जो अमाइनो एसिड है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 103। तो आप 103 आप क्या करोगे, अब बोलिए कि बताओ ये आर ग्रुप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है इस आर ग्रुप का, उसमें बोल दिया कि सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। द आर साइड चेन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो आप क्या करोगे, इस पूरे का मास जो है ना, इस अमाइनो एसिड से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसका मास हम अमाइनो एसिड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो आपके पास तो क्या आ जाएगा, आर का मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास उनका मास आपकी कैलकुलेट कर लो। देखो दो मेरे पास वो कार्बन है, तो 103 माइनस 2 कार्बन है, तो 2 × 12, फिर प्लस ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16, फिर प्लस नाइट्रोजन एक ही है तो 14। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है तो +4। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है इसका 29। क्या आंसर आ रहा है, 29। 29 की चेन कौन सी बनेगी, उससे क्या, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अगर मैं एक लिखूं सिर्फ ना, यानी कि ये आर है, तो ये क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है। क्योंकि ये इस वो कार्बन से CH3, अगर CH3 है तो 12 + 3 15। तो ये पूरा 29 नहीं बन रहा। अब मैं आ जाऊंगा है ना, अगर ये मिथाइल है यानी CH3 है, तो क्या होगा, 12 + 3 15। अगर ये हिथाइल है यानी कि दो कार्बन है, तो क्या बनेगा, C2H5। तो क्या होगा, 12 प्लस × 2 + 5। तो ये मेरा क्या बन रहा है, 29। तो मेरे पास ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर C2H5 है ये, सही। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई गिव स्टेट द नेम गिवन टू द नेचुरल पॉलीअमाइड्स फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड मोनोमर। अमाइनो एसिड से क्या बनता है, जो नेचुरली हमारे पास पॉलीअमाइड्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। यानी कि जब कार्बो ऑक्सैलिक का जो पार्ट है उसका रिएक्शन अगर अमाइन के साथ हो जाए ना, अमाइन के पार्ट के साथ, तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का OH और अमाइन का H आपस में मिलके क्वार्टर बना लेते हैं, और ये कार्बन की वैलेंसी इसके साथ ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमाइड होता है नाइट्रोजन के साथ ना, ये मेरे पास इस तरीके से हमाइड बनता है, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। अब ये अगर नेचुरल है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर, ठीक है, सॉरी, प्रोटीन। तो क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है प्रोटीन। यानी अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, सही।